उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मंच पर आए और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल कुछ चर्चा करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने पदाधिकारीगण का, अध्यक्ष जट्टू जी को मैं नमस्कार भेंट करता हूँ और शरद भाई का और खास करके ममता जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। देखिए, अधिवक्ता में सबसे पहले एक चीज बात कहते हैं कि अधिवक्ता बुद्धिजीवी कहलाते हैं और यहाँ पर आने के बाद चाहे वो न्यू ही कमर्स क्यों ना हो, उनकी एक मेंटेलिटी यहाँ पर आने के बाद चेंज हो जाती है। होता क्या, आए हैं साहब LLB करके वकालत में, उनके अंदर भूत सवार होता है नेता नगरी का। हमारी पहचान नेता नगरी से नहीं है, हमारी पहचान है हमारी नॉलेज से, ठीक है, हमारे ज्ञान से। और जाहिर सी बात है, बुद्धिजीवी इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास नॉलेज है उन लोगों से ज्यादा जो लोग बाहर हैं। हमारी पहचान उससे नहीं है कि हम मंच पे खड़े होकर के बोले, भाषणबाजी करें, भाषणबाजी करने के बाद हम आज यहाँ ये फला चुनाव में जो है लड़े और फला चुनाव में उसके बाद कहीं ना कहीं हम नियुक्त हो गए। बुद्धिजीवी का मतलब ही यही होता है। मोस्टली इस तरह की मेंटेलिटी लोग लेकर के आते हैं यहाँ पर। बहुत ऐसे हमारे भाई बंधु, क्योंकि सभी लोग अपने भाई बंधु हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम सभी को सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए IPC और CRPC, जिसके लिए अधिवक्ता को जाना जाता है। ये नहीं कि हम आ गए साहब, आने के बाद हम बन गए नेता और नेता बनने के बाद आई डोंट नो अबाउट IPC एंड CRPC पढ़ सके। वकालत ये नहीं है, वकालत ये नहीं कहती है। पहले प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद आपके पास एटलीस्ट इतनी नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी मंच पर या किसी सभा में बैठे हैं और चर्चा हो रही है, वहाँ पर से किसी मुद्दे पर कोई इशू आया है, फला सेक्शन ये हो गया, आप साहब हमें कुछ आता नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करें। ये मोस्टली हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी न्यू कमर्स में ये ज़्यादा एक्टिविटी होती है कि नहीं, आए हैं, आने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल बाद वो तुरंत चले जाते हैं उसमें नेता नगरी में। नेता नगरी हमारा लक्ष्य नहीं है, वो बात का है। हमारा लक्ष्य है कि जो लोग हमारे पास एक यकीन के साथ आते हैं कि जब न्याय कहीं ना मिले तो न्यायालय चले जाइए। और न्यायालय आप जाएंगे कैसे, डायरेक्ट जाने का तो प्रोसीजर है नहीं, वाया एडवोकेट। तो वाया एडवोकेट जाएंगे तो उसको कैसे ये चयन करेगा कि कौन सा एडवोकेट ऐसा है जिसे IPC और CRPC की नॉलेज है, जो हमें सच में न्याय दिला पाएगा। साहब हम बने बैठे हुए हैं, चैम्बर हमारा है 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए का, AC फिट है, आइए साहब क्या हुआ, साहब को नॉलेज नहीं है। माइंड मत कीजिएगा प्लीज, मैं ये पर्टिकुलर किसी एडवोकेट्स पे नहीं कह रहा हूँ। जो फैक्ट्स हैं जो मैं पेश करता हूँ, बहुत पुरानी नॉलेज रखने वाले, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट्स कुछ ऐसे हैं और कई एक हैं जिनको नॉलेज नहीं है। ठीक, जो स्टार्टिंग की नॉलेज होती है वो सबको नहीं होती है। We have to knowledge of how to file the suit, how to proceed, what's the procedure of criminal, what's the procedure of IPC and CRPC, ठीक है। एटलीस्ट इस टाइप की हमको नॉलेज होना चाहिए पूरी, क्योंकि हम बुद्धिजीवी कहलाए जाते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए तो मैं माजरत चाहता हूँ सभी बड़े भाइयों से और बहनों से कि मे भी पॉसिबल नहीं, किसी को माइंड किया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आप हम आ जाते हैं अधिवक्ता सहायता प्रपोज आदि ने रखा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर परिचर्चा। आज होता क्या है, जगह जगह अधिवक्ताओं के हमले हुए हैं, ये सच्चाई। उसके कुछ हद तक कारण हम आप भी हैं। हम अगर अपनी न्यायपालिका में, न्यायालय में इंटरफेयर करें, ठीक है, केसेस में इंटरफेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। हम बाहर जाकर के अपनी पावर दिखाएं, इट्स नॉट गुड। हमें क्या जरूरत है हम रोड पे जाके हंगामा करें, हमें क्या जरूरत है हम प्रोटेस्ट में जाएं, हमें क्या जरूरत है हम
थाने पे जा करके जो है वहाँ पर जो है नहीं साहब ऐसा नहीं वैसा, हमारे लिए यानी लोग हमारे पास आ रहे हैं इसलिए कि उनको थाने पे न्याय नहीं मिला जब ही आ रहा है। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ बता दें कि जगह जगह अधिवक्ताओं पे हमले हो जाते हैं, वो न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन मामला कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक जाने के बाद शांत हो जाता है। रीजन या तो वो साहब किसी ओहदेदारान का जो है सपोर्ट लिए होते हैं, या तो उनके साथ हमारे ही बार के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो एटलीस्ट ये प्रोटेक्शन जब लागू हो जाएगा, जिसमें हमें इतना तो हो कि कम से कम हमारे ऊपर अटैक करने वाले लोगों को एक सबक मिल सके कि नहीं, अधिवक्ता पे हाथ नहीं उठाना। और इसके साथ ही साथ एक पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली कराई जाती है, एक स्पेशल पॉलिसी इसमें लागू करना चाहिए कि कम से कम 20 लाख रुपए ऑन एनी ट्रेजेडी ऑफ विद एडवोकेट्स देना चाहिए। कि भाई परिवार हमारा सिर्फ हमारे मतलब हमारा पूरा भार हम उठाने वाले हैं, अगर इन केस हमें कुछ हो जाता है तो क्या हमारे परिवार के लिए सिर्फ 2 लाख 1 लाख 5,000 यही है। उम्र गुजार भी भाई साहब बैठे हुए हैं, लगभग 65 के आसपास एज होगी, इन्हीं एज गुजार पूरी एज निकल गई और गुजरने के बाद क्या होगा साहब, हमारे साथ में कोई सपोज करिए कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हमारी कोई हो गया, हमारा परिवार किस पे निर्भर है? 2 लाख रुपए का जीवन गुजर जाएगा या 5 लाख रुपए में बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, हमारा परिवार भी चल जाएगा? एटलीस्ट इतना तो अमाउंट हो जिससे कम से कम कुछ नहीं हमारे बच्चों की एजुकेशन सिक्योर हो सके, उनकी लाइफ सिक्योर हो सके, हमारे परिवार सिक्योर हो सके। तो हम सबसे पहले यही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, उसके साथ साथ जो कंडीशंस हो वो सभी के सामने ओपन होना चाहिए और कम से कम 20 लाख रुपए जो है सभी अधिवक्ताओं का इंश्योरेंस कराएं, जिसमें उनके साथ ट्रेजेडी होने पर उनको 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। थैंक यू सो मच। कि हाँ इतना भी पैसा मिल सकता है, लेकिन मेरे मन में ये बात हमेशा से रही है कि हमारे कोई भी कैजुअलिटी होने के बाद जिस तरीके से हम अपने डिपेंडेंट जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं, तो वो कहीं जॉब करते हो या कुछ तो होता ही है क्योंकि जो उनकी फैमिली को मिलना है, हमारे घर रहने के बाद कम से कम इतना तो हो कि हमारे पीछे जिस तरीके से मेरे सामने चलता है उस तरीके से मेरे पास भी चलता है। इसके लिए वाकई बहुत अप्रिशिएट आपने कही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस बात को आगे पहुँचाएंगे क्योंकि अभी तो हम लोगों ने छोटी छोटी मांगे थी, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस वाला बहुत अच्छा बता। थैंक यू सो मच। अब हम अपनी दीदी से कह रहे हैं, लेकिन शी इज नॉट रेडी टू से आई थिंक तो अब हम शरद सर जी से अनुरोध करेंगे कि आप आए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी। सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे संरक्षक लखनऊ बार के अध्यक्ष बड़े भाई माननीय बड़े भाई रजन जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और कहने को बहुत कुछ कहना चाहता था, पर ये सूचना प्राप्त हुई कि अध्यक्ष को जाना है बहुत समय नहीं है, तो मैं पूरे अपने ये जानकारी देना पसंद करूँगा अपने अधिवक्ता भाइयों को कि ये सभी को नॉलेज होगी कि 16 प्रावधान रखे गए थे जो ये बिल में पास करा के माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया। इसके कुछ निर्णय भी मैं आपको बताता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ और एक अन्य FIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 334 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि कोई भी अदालत किसी विशेष कानून को मानने के लिए विधायिका को निर्दोष नहीं कर सकती। इसी प्रकार VK नस्वा बनाम गृह सचिव भारत संघ और अन्य 2012 तो सुप्रीम कोर्ट 542 ने कहा था कि वह विधायिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश जारी नहीं किया जा सकता और यदि जारी किया गया है तो ऐसा कोई भी निर्देश अनुचित होगा। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में एक वकील की याचिका को खारिज कर दिया जो हिंसा और अन्य राष्ट्रों से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए एक समान मुआवजा योजना बनाने के लिए संसद को निर्देश देने की मांग है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंद्रू मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा था कि कोई भी कानून बनाने के लिए संसद को निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। इसी तरह सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अश्विनी कुमार की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने कस्टोडियन चार्जेस के टॉर्चर के खिलाफ अकेले एक व्यापक कानून बनाने के निर्देश की मांग की गई थी। केस का शीर्षक है सुनीता शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और 3 अन्य जनहित याचिका न्यायिक संख्या 2021। मेरा मकसद आपको यह जानकारी देना है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, आमतौर पर मैंने अधिवक्ताओं को चर्चा करते हुए सुना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये सुविधाएं हैं, ये लोगों को अक्सर नहीं मालूम कि अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हुआ है और वह एक्ट नहीं बन पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। यह आवश्यकता अवश्य है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अधिवक्ता समाज के लिए आगे आए, एकजुट हों, लड़ाई लड़ें, सरकार से मांग रखें और कोर्ट के बजाय हम सरकार से संसद में इस संविधान इस बिल को पास कराने के लिए प्रोटेक्ट करें। अपने छोटे भाई एडवोकेट आमिर अब्बास भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अभी ओजस्वी भाषण दिया और बताया कि अधिवक्ता यहाँ आते ही नेतागिरी कभी कभी किसी की मजबूरी होती है कि वह नेतृत्व करे और अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़े और कुछ लोगों को अपने समाज को एकत्रित करके वो नेतृत्व करके उसे अधिकार दे। हमारा शौक नहीं होता थाने जाना, लेकिन जब किसी अधिवक्ता पे कुछ अत्याचार हो तो हमें जाना। इसी क्रम में मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी को जाना है। मैं प्रत्याशी लखनऊ बार एसोसिएशन इस बात का हूँ और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे वोट दें, सपोर्ट करें, मुझे जिताएं। और एक निवेदन मैं अध्यक्ष जी से करना चाहूँगा। असल में ये भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत या बिल के अंतर्गत बात ये भी होनी चाहिए थी कि जो आम अधिवक्ता है उसका ख्याल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार एसोसिएशन जो लखनऊ में या कहीं भी जिलों में कार्यरत हैं उन्हें रखना चाहिए। हम लोग हमेशा आदरणीय चंचू जी को
बहुत मान सम्मान देते थे, क्योंकि वे कभी भी किसी अधिवक्ता को परेशान नहीं देख सकते थे। वे उसका हमेशा साथ देते थे और उसके लिए लड़ाई लड़ते थे, उसके लिए फोन करते थे। अभी इधर पता नहीं क्यों अध्यक्ष जी ने चंदा जमा करने की रोक लगाई हुई है, कैश चंदा भी नहीं जमा हो रहा है और अग्रिम चंदा भी नहीं जमा हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि पिछले कोरोना काल में कुछ अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद उन्हें बाढ़ से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाए और बहुत सारी संभावना अभी भी बाकी है, क्योंकि लगभग 50% लखनऊ बार के सदस्यों का चंदा अभी भी नहीं जमा हुआ है, बाकी है। और जो लोग स्वयं अपना चंदा जमा करना चाहते हैं, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन करता हूँ कि वह उन्हें स्वयं अपना चंदा जमा करने के लिए मना न करें, चंदा जमा करें, ताकि यदि कोई दुर्घटना होती है, यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो यदि किसी अधिवक्ता के साथ एक अनुचित घटना या मृत्यु कार्य होती है, तो उसे बार की तरफ से दी जाने वाली सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।